हेलो एवरीवन, वेलकम टू टुडेज वीडियो। तो आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे आपका जो तीसरा स्कूल ऑफ फिलॉसफी है, प्रैग्मेटिज्म यानी प्रयोजनवाद। चलिए स्टार्ट करते हैं। फिर सबसे पहले हम देखेंगे कि ये जो आपका प्रैग्मेटिज्म वर्ड आया है ये कहाँ से आया है। तो देखिए, प्रैग्मेटिज्म जो आपका वर्ड आया है इट इज डिराइव्ड फ्रॉम अ ग्रीक वर्ड प्रैग्मेटिकोस। प्रैग्मेटिकोस से आया है, जिसका मतलब क्या होता है, प्रैक्टिकेबिलिटी और यूटिलिटी, मतलब उपयोगिता क्या है या फिर ये व्यवहारिक कितना है। ठीक है, प्रैग्मेटिकोस का मतलब होता है व्यवहारिकता या उपयोगिता। एटाइमोलॉजिकली आपको कहीं कहीं ये भी लिखा हुआ मिल सकता है कि ये ग्रीक वर्ड प्रेग्मा से आया है। प्रेग्मा का मतलब क्या होता है, कोई क्रिया, कोई कार्य करना, टू मेक, टू अकम्प्लिश, किसी कार्य को पूर्ण करना। तो बेसिकली हम किसी एक्टिविटी की बात कर रहे हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए कि प्रैग्मेटिज्म कहाँ से आया, इसकी उत्पत्ति कौन से वर्ड से हुई है, तो ग्रीक वर्ड आप प्रैग्मेटिकोस भी ले सकते हैं या फिर प्रेग्मा भी ले सकते हैं। प्रेग्मा से ही आपका वर्ड प्रैक्टिस और प्रैक्टिकल भी आया है। ठीक है, अगर हम बात करें कि ये जो आपकी प्रैग्मेटिज्म फिलॉसफी है ये कहाँ डेवलप हुई है, तो ये जो है आपकी अमेरिका में डेवलप हुई है। अब देखिए, थोड़ा सा ना हम इसके इतिहास के बारे में जानते हैं, इसकी हिस्ट्री के बारे में, तभी आपको ये स्कूल ऑफ फिलॉसफी ज़्यादा समझ में आएगा। अगर हम 16th और 17th सेंचुरी की बात करें तो जो आपके रोमन कैथोलिक्स थे उस समय यूरोप में, जो प्रोटेस्टेंट्स और रिफॉर्मिस्ट थे उनके ऊपर बहुत ज़्यादा क्रुएलिटीज़ कर रहे थे। बिल्कुल अमानवीय व्यवहार जो है उन प्रोटेस्टेंट्स और रिफॉर्मिस्ट के साथ हो रहा था। प्रोटेस्टेंट मतलब जो कट्टरपंथी होते हैं और रिफॉर्मिस्ट जो सुधारक होते हैं, ठीक है, उनके साथ बहुत अमानवीय व्यवहार हो रहा था। वो परेशान हो गए और वो प्रोटेस्टेंट्स और रिफॉर्मिस्ट जो थे उन्होंने यूरोप से बाहर निकलने की सोचा, माइग्रेट कर गए। और ये माइग्रेट करके कहाँ पहुँचे, अमेरिका पहुँचे। किसकी खोज में, फ्रीडम, सेफ्टी, पीस, शांति की खोज में पहुँचे। ठीक है, अब कुछ सालों बाद अमेरिका में आ गया इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। ठीक है, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जो था वैसे पूरे विश्व में आ ही रहा था, अमेरिका के तक भी पहुँच गया वो। तो वहाँ पर अब उनके सामने जो भी माइग्रेंट्स थे उनके सामने नई तरह की समस्याएं आई। ठीक है, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन क्या लेके आया, नए चैलेंजेस लेकर आया, नई प्रॉब्लम्स लेके आया। जैसे आज के ज़माने में भी ना, जब से एआई आया सब कितने परेशान हो गए कि अब हमारी नौकरियां जाएंगी, हमें अलग तरह के स्किल्स डेवलप करने, अलग तरह के कौशल विकसित करने। उसी तरीके से वहाँ पर जब उस समय इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया तो लोगों के सामने नए चैलेंजेस आए। अब जो उनके पुराने आइडियल्स, पुराने आदर्श, पुराने वैल्यूज़ थे वो अब इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में सक्षम नहीं थे। तो यहाँ पर नई प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए एक नई सोच का तरीका यहाँ पे ईजाद किया गया। अब उन्होंने क्या सोचा, हमें डिफरेंटली थिंक करना पड़ेगा, वो चीज़ें करनी पड़ेंगी जो हमारे लिए उपयोगी हो, और यहीं से आपका प्रैग्मेटिज्म जन्म लेता है। कुछ बेसिक आइडियाज़ देखेंगे प्रैग्मेटिज्म के बारे में। देखिए, प्रैग्मेटिज्म फर्मली होल्ड दैट पहले क्या होगी, एक्टिविटी होगी, एक्सपेरिमेंट होगा, और उसके बेसिस पे जो रिजल्ट्स निकल के आते हैं, जो प्रिंसिपल्स निकल के आते हैं, जो आइडियाज आते हैं वो डिराइव किए जाएंगे। यानी पहले आपको कोई भी चीज़ को करके देखना पड़ेगा, पहले आप उसका पर प्रयोग करने पड़ेंगे, तभी आप उसमें से उस चीज़ की उपयोगिता को निर्धारित कर पाएंगे कि वो चीज़ हमारे लिए या वो आइडिया हमारे लिए कितना उपयोगी है। ट्रुथ, रियलिटी एंड गुडनेस और बैडनेस आर रिलेटिव टर्म्स। अगर हम आइडियलिज्म की बात करें तो उनके लिए क्या था, सत्य एक ही था। ठीक है, जैसे कि हम एब्सोल्यूट आइडियलिज्म में भी बात कर रहे थे ना, तुम मानो या ना मानो सत्य एक ही है। लेकिन यहाँ प्रैग्मेटिज्म क्या कहता है, भाई सत्य अलग अलग, सब लोगों के लिए अलग अलग है और समय के साथ परिवर्तित होता रहता है। आज जो मेरे लिए सत्य हो सकता है कल वो चीज़ का उतना उपयोग ना हो, तो कल वो चीज़ सत्य नहीं रहेगी। या रियलिटी जो है या यथार्थ जो है वो भी समय के साथ परिवर्तित होता रहता है। तो सत्य के कई रूप है, कोई एक निश्चित सत्य नहीं है। और सत्य जो है वो क्या हो रहा है, ना तो उसे प्री डिटरमाइन किया जा सकता है, ना ही वो एब्सोल्यूट है, ना तो उसे पूर्व निर्धारित किया जा सकता है, और ना ही वो क्या है, निरपेक्ष है। इसके अलावा कहना था कि प्रैग्मेटिस्ट बिलीव दैट ट्रुथ आर मेनी एंड दे आर ऑल इन द मेकिंग। सत्य अनेक हैं और अभी इसका निर्माण चल रहा है। मतलब सत्य हमेशा कंटिन्यूटी मेकिंग में ही रहता है। जैसे अगर आप देखें तो पहले ये माना जाता था, काफ़ी पहले की बात है, कि अर्थ जो है वो ब्रह्मांड के सेंटर में और सारी चीज़ें उसके अराउंड है। लेकिन इसके बाद जैसे जैसे टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स हुए, जैसे जैसे साइंटिफिक एडवांसमेंट्स हुए, ये पाया गया कि जो सोलर सिस्टम है उसमें सन जो है आपका सेंटर में है और उसके अराउंड जो है सारे ग्रह चक्कर लगा रहे। तो क्या था, पहले यथार्थ कुछ था, पहले सत्य कुछ और था, लेकिन जैसे जैसे एडवांसमेंट्स हुए हमने और ज़्यादा सत्य की खोज की। तो हम समय के साथ साथ जैसे जैसे डेवलपमेंट होता रहता है उसके साथ साथ सत्य भी बदलता रहता है। फिर देखेंगे कि प्रैग्मेटिज्म हैज आल्सो बीन कॉल्ड कॉन्सिक्वेंशियलिज्म, इंस्ट्रूमेंटलिज्म एंड एक्सपेरिमेंटलिज्म। ठीक है, कॉन्सिक्वेंस मतलब क्या होता है, किसी भी कार्य का परिणाम। ठीक है, तो परिणामवाद कहते हैं इसे, क्योंकि यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, कोई भी चीज़ आप कब सत्य कहोगे, कब उसे उपयोगी कहोगे,
पहले उस पर कार्य करके देखो, अगर उसका रिजल्ट आपके लिए यूजफुल है तब तो वो आपके लिए सही है, तब तो वो सत्य मानोगे, अदरवाइज नहीं। ठीक है, तो परिणामवाद यानी किसी भी कार्य के जो परिणाम हैं वो आपको बता रहे हैं कि ये आपके लिए कितना उपयोगी है, आपके लिए कितना सेटिस्फाइंग है। साधनवाद मतलब इंस्ट्रूमेंटलिज्म हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि यहाँ पर ना आइडियाज़ को उतनी इंपॉर्टेंस नहीं दी गई है जितना एक्शंस को दी गई है। अगर हम बात करें कि कौन ज़्यादा यहाँ पर एम्फेसाइज किया गया है, तो आइडियाज़ से ज़्यादा इन्होंने सुप्रीम बताया है एक्शंस को। कह रहे आइडिया तो बस एक टूल है, आपके हाथ में बस एक औजार है जिसके द्वारा आप उसके ऊपर पहले कोई एक्शन करके देखोगे तभी आपको सत्य का पता चलेगा। और एक्सपेरिमेंटलिज्म, एक्सपेरिमेंट आप जानते ही हैं, हम इसे प्रयोग कहते हैं, तो प्रयोग करके ही यहाँ पर चीज़ों के बारे में पता लगाया जाता है। अब देखिए यहाँ पर आर्ची जे बैम ने कहा है कि ये जो फिलॉसफी है प्रैग्मेटिज्म, इसे डाउन टू अर्थ फिलॉसफी कहा है और कैश वैल्यू फिलॉसफी भी कहा है इन्होंने। फिर देखिए फादर ऑफ प्रैग्मेटिज्म किसे कहेंगे? फादर ऑफ प्रैग्मेटिज्म है C.S. फायर्स या फिर चार्ल्स सैंडर्स फायर्स। इनको फादर ऑफ प्रैग्मेटिज्म कहा जाता है क्योंकि जो प्रैग्मेटिज्म वर्ड है वो इन्होंने ही कॉइन किया था। सबसे पहले प्रैग्मेटिज्म वर्ड की जो बात है इन्होंने करी थी, अब टर्म जो है कॉइन किया था इन्होंने अपने आर्टिकल में। आर्टिकल का नाम था हाउ टू मेक अवर आइडियाज क्लियर। ठीक है, एक जर्नल था, मंथली जर्नल, उसमें जनवरी के समय का जो जर्नल था उस समय का, उस समय उन्होंने ये फिलॉसफी जो है उस डॉक्ट्राइन के बारे में समझाया और वहाँ पर ये टर्म दिया। इसके अलावा अगर हम बात करें कि फादर ऑफ प्रैग्मेटिज्म इन एजुकेशन कौन है, शिक्षा के क्षेत्र में प्रैग्मेटिज्म को कौन लेके आया, तो यहाँ पर जॉन डीवी का नाम आ जाता है। ठीक है, अब देखिए विलियम जेम्स ने क्या कहा है। विलियम जेम्स के अनुसार प्रैग्मेटिज्म क्या है? आइडियलिज्म और नेचुरलिज्म के बीच की स्टेज है। ठीक है, अब देखिए नेचुरलिज्म क्या मान रही थी, वो ईश्वर के अस्तित्व को बिल्कुल नहीं मानती। ठीक है, तो वो एक एक्सट्रीम पे हो गई। और अगर हम आइडियलिज्म की बात करें, आदर्शवाद की बात करें, तो वहाँ पर वो ईश्वर के अस्तित्व को ही सब कुछ मानती है कि सब लोग जो है ईश्वर की ही कृति हैं। ठीक है, ईश्वर सुप्रीम है। तो यहाँ पर ये जो दो एक्सट्रीम्स है इनके बीच का जो एक रास्ता है वो कौन है? प्रैग्मेटिज्म। प्रैग्मेटिज्म को इसकी मिडिल स्टेज क्यों कहा है? क्योंकि इसकी सिमिलरिटी आपको नेचुरलिज्म से भी देखने को मिलेगी और आइडियलिज्म से भी देखने को मिलेगी। अगर हम बात करें आइडियलिज्म की, तो ये डायनेमिक आइडियलिज्म। ठीक है, आइडियलिज्म के भी बहुत सारे फॉर्म्स होते हैं ना, तो जो आपका मॉडर्न आइडियलिज्म है या जिसे हम डायनेमिक आइडियलिज्म कहेंगे, उसके साथ इसकी सिमिलरिटीज दिखाई देती है। तो प्रैग्मेटिज्म यहाँ पे एम्फेसिस किस पे देता है? मैन मेड आइडियल्स एंड वैल्यूज पे। आइडियलिज्म में, डायनेमिक आइडियलिज्म में अगर हम बात करें या मॉडर्न आइडियलिज्म की बात करें, तो वहाँ पर इंसान को अपनी वैल्यूज खुद डेवलप करनी है, अपने मूल्यों का विकास खुद करना है। किसके हिसाब से? जो भी उसके अंदर पोटेंशियलिटीज़ हैं, जो भी उसके अंदर नेचुरल क्वालिटीज़ हैं, उनको एनहांस करते हुए कैसे वो उनको हाईएस्ट फॉर्म तक ले जा सकता है, स्पिरिचुअली यूज़ कर सकता है, उसके लिए उसे अपनी वैल्यूज़ खुद डेवलप करनी है। और जो आपका प्रैग्मेटिज्म है वो भी यही मानता है कि एक्चुअली क्या करना है, आइडियल्स और वैल्यू जो है वो मैनमेड होती हैं। ठीक है, कोई भी एक परम सत्य नहीं है। सत्य क्या है? जो इंसान को क्रिया द्वारा उपयोगी लगे, जो उसकी नीड को सेटिस्फाई कर रहा है। तो यानी इंसान खुद अपने आइडियाज़ और वैल्यूज़ को बना रहा है, अपने सत्य का पता खुद लगा रहा है। अगर हम प्रैग्मेटिज्म और नेचुरलिज्म की सिमिलरिटी की बात करें, तो इन्होंने कहा है कि दोनों ही बात करते हैं स्टडी ऑफ चाइल्ड के बारे में। भाई नेचुरलिज्म भी कहता है कि चाइल्ड की जो इन्नेट क्वालिटीज़ हैं, जो आंतरिक उसके गुण हैं, उनका विकास होना चाहिए। और प्रैग्मेटिज्म भी यही कहता है कि इंसान को अपने जो उसकी इन्नेट क्वालिटीज़ हैं उनका विकास करना है और उन्हीं को एक्शंस के द्वारा अपने नीड्स को सेटिस्फाई करते हुए आगे बढ़ना है। ठीक है, तो अब यहाँ पर स्टडी ऑफ चाइल्ड तो करना ही है क्योंकि उसकी क्रिएटिव पावर्स और कंस्ट्रक्टिव पावर्स को इन्हेंस करना है। लेकिन फ़र्क क्या आता है? नेचुरलिज्म कहता है कि ये काम कौन करेगा? ये काम नेचर की गोद में होगा, प्रकृति की गोद में, नेचुरल। ठीक है, बच्चे को प्रकृति की गोद में छोड़ दो, वो अपने आप अपनी क्रिएटिव एबिलिटीज़ को इन्हेंस करेगा। और प्रैग्मेटिज्म क्या कहता है? भाई प्रैग्मेटिज्म कहता है ये सब चीज़ें कहाँ होंगी? सोसाइटी में होंगी, समाज में होंगी, क्योंकि इंसान क्या है? एक सोशल बीइंग है। हम क्या हैं? एक सामाजिक प्राणी हैं। तो हमारे अंदर जो मूल्य हैं, जो आइडियल्स हैं, वो उन सबका विकास कहाँ हो सकता है? एक समाज में ही हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर फ़र्क यहाँ पे यही आता है कि जो बच्चे की इनेट क्वालिटीज़ हैं उनको डेवलप करना है नेचुरलिज्म के अकॉर्डिंग नेचर में, और अगर हम प्रैग्मेटिज्म की बात करें तो उन्हें कहाँ डेवलप करना है? सोसाइटी में। प्रोपोनेंट्स की अगर हम बात करें, प्रोपोनेंट्स पे आपका मैंने बार बार कहा है एमसीक्यू आपका बन सकता है, तो जितने भी स्कूल्स ऑफ फिलॉसफी हैं उनके प्रोपोनेंट्स को ज़रूर ध्यान से याद रखिएगा। तो इसमें चीफ प्रोपोनेंट्स की अगर हम बात करें तो C.S. फायर्स, जिन्हें हम फादर ऑफ प्रैग्मेटिज्म भी कहेंगे, फिर विलियम जेम्स हो गए, शिलर हो गए, जॉन डीवी हो गए, ठीक है, मार्गरेट शिलर और W.H. किलपैट्रिक। ठीक है, ये आपके कुछ प्रोमिनेंट जो है प्रोपोनेंट्स हैं। अब बात करेंगे फॉर्म्स ऑफ प्रैग्मेटिज्म की।
अब फॉर्म्स ऑफ प्रैग्मेटिज्म में सबसे पहला क्या आता है, ह्यूमैनिस्टिक प्रैग्मेटिज्म, ठीक है। ह्यूमैनिस्टिक प्रैग्मेटिज्म, मानवतावादी प्रयोजनवाद। अब देखो प्रयोजनवाद में यहाँ पर मानवतावादी प्रयोजनवाद क्या कहता है, इट कंसीडर्स ओनली दोज थिंग्स और प्रिंसिपल्स आर ट्रू विच सेटिस्फाई द नीड्स एंड रिक्वायरमेंट्स एस्पिरेशन गोल्स ऑफ ह्यूमन बीइंग। सिर्फ वही चीज सत्य है जो हमारी नीड्स, हमारी जरूरतों को सेटिस्फाई करे, जो हमारे अनुकूल हो, सिर्फ वही सत्य है। तो ये क्या है आपका ह्यूमैनिस्टिक प्रैग्मेटिज्म। अगर हम एक्सपेरिमेंटल प्रैग्मेटिज्म की बात करें, यानी प्रयोग से हम कैसे सीख रहे हैं, तो यहाँ पर इन्होंने कहा है सत्य वही है जिसे प्रयोग करके सिद्ध किया जा सकता है। अगर आप प्रयोग करके सिद्ध करके दिखा सकते हो कि भाई जो मैं कह रहा हूँ वो सही है, तब तो मैं उसे सत्य मानूंगी, नहीं तो नहीं, ठीक है। फिर है नॉमिनलिस्टिक प्रैग्मेटिज्म। यहाँ पर देखिए इन्होंने कहा है कि कोई भी जब हम एक्सपेरिमेंट करते हैं तो हम उससे पहले क्या डेवलप करते हैं, हाइपोथीसिस, ठीक है, एक हाइपोथीसिस। हिंदी वाले बिल्कुल परेशान ना हो, अगली स्लाइड हिंदी की ही है, ठीक है। हाइपोथीसिस हम एक क्रिएट कर लेते हैं कि भाई इस काम को जब हम करेंगे तो इसका परिणाम क्या निकलेगा। तो परिणाम का अंदाजा हमें हमेशा कहीं ना कहीं होता है, बस हमें एक्शन परफॉर्म करके उसमें चीज़ों को एनालाइज करना होता है कि हम चीज़ों को सही बिठा पा रहे हैं या नहीं, ठीक है। थोड़ा बहुत रिजल्ट का अंदाजा हमको पहले से ही होता है। फिर देखिए बायोलॉजिकल प्रैग्मेटिज्म क्या कहता है आपका। बायोलॉजिकल प्रैग्मेटिज्म आपका एक्सपेरिमेंटलिज्म ऑफ जॉन डीवी के ऊपर जो बेस्ड है, मतलब जॉन डीवी ने जो आपका एक्सपेरिमेंटलिज्म दिया है उसके ऊपर ही कहीं ना कहीं बेस्ड है। और इनका कहना है कि प्रैग्मेटिज्म क्या है, अकॉर्डिंग टू इट द अल्टीमेट एम ऑफ नॉलेज इज हार्मनी ऑफ द मैन विद द एनवायरमेंट। अल्टीमेटली हमें क्या करना है, हमारे आसपास जो एनवायरनमेंट है उसके साथ हमें सामंजस्य बिठाना है, उसको हमें अडाप्ट करना है। तो हम कैसे कर पाएंगे, जैसे भी हमारे जो एनवायरनमेंट है उसमें चेंजेस हो रहे हैं उसके अकॉर्डिंग हमें अपने अंदर भी परिवर्तन लाने हैं, ठीक है। तो नॉलेज क्या है, जब हम अपने आप को हार्मोनियसली डेवलप कर पाएंगे अपने आसपास के एनवायरनमेंट के साथ, ठीक है, हम क्या कर पाएंगे, एडजस्ट कर पाएंगे और फ्यूचर लाइफ के लिए एक बच्चे को तैयार कर पाएंगे। तो वही क्या होगा, बायोलॉजिकल प्रैग्मेटिज्म, ठीक है। ये देख सकते हैं आप, हमने इसी की बात करी। पहले आपका मानवीय प्रयोजनवाद, फिर आपका प्रयोगात्मक प्रयोजनवाद। मानवीय प्रयोजनवाद क्या कह रहा है, सत्य वही है जो मानव की इच्छाओं को, उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति कर पाए, हमारे लिए क्या हो, वो यूजफुल हो। प्रयोगात्मक प्रयोजनवाद जिसे हम एक्सपेरिमेंट करके सिद्ध कर सकते हैं, वही सत्य है। जैव वैज्ञानिक प्रयोजनवाद बेसिकली यहाँ पर क्या कहता है कि मनुष्य जो है अपने वातावरण के अनुकूल जहाँ पे बैठ जाए, जिस तरीके से कर पाए उस तरीके से हमें उसे तैयार करना चाहिए, उसकी मतलब पोटेंशियलिटीज जो है उसको इस तरीके से डेवलप करना चाहिए। और नाम मात्र प्रयोजनवाद जहाँ पर हमें पता होता है कि किसी प्रयोग से पहले ही हमें पता होता है कि परिणाम क्या होगा, बस हम क्या कर रहे हैं, पदार्थों को एनालाइज कर रहे हैं वहाँ पर। फिर ये कुछ आपकी डेफिनेशंस हैं। डेफिनेशंस में आप देखेंगे जैसे प्रेट की एक डेफिनेशन के प्रैग्मेटिज्म ऑफर्स अस अ थ्योरी ऑफ मीनिंग, अ थ्योरी ऑफ ट्रुथ ऑफ नॉलेज एंड अ थ्योरी ऑफ रियलिटी। तो बेसिकली क्या कि सही अर्थ क्या है, सही ज्ञान क्या है, ठीक है, और रियलिटी क्या है, यथार्थ क्या है, उसके विषय में जो है प्रैग्मेटिज्म हमें बताता है। एक तरह का मेथड है ये इन्होंने कहा है। फिर देखिए जैसे कि विलियम जेम्स की अगर हम बात करेंगे ना, विलियम जेम्स का इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, इन्होंने ये कहा है कि प्रैग्मेटिज्म इज अ टेम्पर ऑफ माइंड and attitude. It is also a theory of the nature of ideas and truth, and finally it is a theory about reality. क्या है ये, हमारा एक दृष्टिकोण है। प्रैग्मेटिज्म एक तरह का क्या है, हमारा दृष्टिकोण है, हमारे एक माइंड की एक अवस्था है जहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, आइडियाज की प्रकृति को हम एनालाइज करने की कोशिश कर रहे हैं और हम सच तक पहुँच रहे हैं और फाइनली यथार्थ क्या है उससे हम उस तक हम पहुँचने की कोशिश कर रहे हैं। फिर है विलियम जेम्स डिफाइन प्रैग्मेटिज्म एज द एटीट्यूड लुकिंग अवे first things, principle, categories, supposed necessities and of looking toward last thing, fruits, consequence, facts. तो ये क्या है, ये कैसा दृष्टिकोण है कि हम पहले किस चीज़ को देखते हैं, पहले हम देखते हैं सिद्धांतों को, किस तरीके से हमने वर्गीकृत किया है, क्या हमारी ज़रूरतें हैं और इन चीज़ों के हिसाब से फाइनली हमें क्या चाहिए। अगर मुझे मान लो किसी सत्य तक पहुंचना है तो मैं क्या करूंगी, मैं अपनी आवश्यकताओं को देखूंगी कि मुझे इसमें ज़रूरत क्या है इस सत्य तक पहुंचने की, क्यों, मतलब मेरे पास क्या क्या सिद्धांत है, उसके बाद ही मैं उनके ऊपर एक्शन करके ही फाइनल ट्रुथ तक पहुंचने की कोशिश करूंगी ना। तो फिर बाद में हम किस तक जाते हैं, कॉन्सिक्वेंसेस तक और फ्रूट्स तक। फाइनल जो काम हमने किया उसका परिणाम लास्ट में क्या मुझे मिल रहा है उस तक हम यहाँ पहुँचते हैं। ये आपकी डेफिनेशन कुछ हिंदी में भी लिखी हुई हैं, ठीक है। अब प्रिंसिपल्स की बात करते हैं सीधे, प्रैग्मेटिज्म के प्रिंसिपल्स क्या हैं। तो पहला देखेंगे प्रॉब्लम्स एज द मोटिव्स ऑफ ट्रूथ, ठीक है, सत्य के उद्देश्य के रूप में समझता है। अब देखिए हमें सत्य की खोज करनी है, लेकिन सत्य की खोज क्यों करनी है। अब जब मैंने आपको हिस्ट्री बताई
कि यहाँ पर जैसे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया, जो माइग्रेंट्स थे उनके लिए सिचुएशन चेंज हुई, अब वो उसमें फिट नहीं हो पा रहे थे, तब उन्होंने नई सोच विकसित की। ठीक है, तो प्रॉब्लम जब हमारे सामने आती है ना, तभी हम उसके अराउंड सोचने की या उसका सोल्यूशन निकालने की कोशिश करते हैं। तो हमारा जो सत्य की खोज है, वो कब होगी? जब हमारे सामने समस्या आएगी। तो समस्या हमेशा हमें अभिप्रेरित करती है किसी सॉल्यूशन तक पहुंचने की या अंतिम सत्य को खोजने की। ट्रुथ इज फॉर्म्ड बाय इट्स रिजल्ट, और सत्य जो है वो किससे बनता है? उसके परिणाम से। जैसा कि मैंने कहा कि हम एक्सपेरिमेंट करके देखेंगे, अगर चीज़ हमारे नीड्स को सेटिस्फाई कर रही है, हमारे लिए उपयोगी है, तब तो हम उसे सत्य मानेंगे, अदरवाइज हम उसे सत्य नहीं मानेंगे। तो यहाँ पर कौन डिसाइड कर रहा है कि क्या ट्रुथ है? रिजल्ट, परिणाम। चेंजिंग नेचर ऑफ ट्रुथ, सत्य कभी भी एक नहीं रहता। ऐसा नहीं है कि समय परिवर्तित हो गया, सत्य एक ही है, नहीं, सत्य समय के साथ बदलता रहता है। ठीक है, जैसे जैसे एडवांसमेंट होते जाएंगे, ट्रुथ भी हमारा चेंज होता जाएगा। जो सत्य कल सही था, हो सकता है वो आज मेरे लिए सही ना हो। फिर देखिए, इनफेजेस ऑन प्रिंसिपल ऑफ यूटिलिटी, किसका सिद्धांत? उपयोगिता का सिद्धांत। तो बेसिकली मैं किस चीज़ को सत्य मानूंगी, किस चीज़ को उपयोगी मानूंगी? जो चीज़ मेरी नीड्स को सेटिस्फाई कर रही है। तो यूटिलिटी के ऊपर जो है इन्होंने बहुत ज़्यादा फोकस किया है। इसे कई जगह आपको यूटिलिटेरियन फिलॉसफी भी लिखा हुआ मिलेगा। कैसी फिलॉसफी है ये? यूटिलिटेरियन फिलॉसफी। ठीक है, उपयोगितावादी दर्शन। एम्फेसिस ऑन सोशल एंड डेमोक्रेटिक वैल्यूज, क्योंकि यहाँ पर इंसान को क्या माना गया है? एक सोशल बीइंग माना गया है। उसका विकास कहाँ होगा? समाज में ही होगा। इसीलिए बहुत ज़्यादा बल दिया गया है सोशल और डेमोक्रेटिक वैल्यूज पर। ठीक है, और समाज किससे मिलके बना है? लोगों से मिलके बना है। जब लोगों के अंदर जो है अच्छे गुण होंगे, वैल्यूज होंगे, आइडियल्स होंगे, प्रिंसिपल्स होंगे, तभी तो एक स्वस्थ समाज का निर्माण हो पाएगा। इसीलिए ये बल देते हैं कि सोशल और डेमोक्रेटिक वैल्यूज को ज़्यादा से ज़्यादा विकसित करने की कोशिश करनी चाहिए। अपोजिशन टू फिक्स आइडियल्स एंड वैल्यूज, भाई स्थिर आदर्शों और मूल्यों का इन्होंने विरोध किया। जैसे आइडियलिज्म मानता था ना, सत्य एक ही है, उनके कुछ निश्चित वहाँ पर क्या थे? आदर्श थे, उन्हीं को हमें अपने जीवन में उतारना चाहिए। ये मना करते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई स्थिर आदर्श नहीं होते। वैल्यूज जो है आपकी, या आइडियल्स या प्रिंसिपल्स चेंज होते रहते हैं समय के साथ साथ। इन्होंने गतिविधि को क्या बताया है? महत्वपूर्ण बताया है। गतिविधि क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि जैसे मैंने आपको इससे पहले भी बताया था कि इनकी इंपॉर्टेंस जो है वो किसको दी गई है? एक्शंस को दी गई है एज कंपेयर टू थॉट्स से ज़्यादा इंपॉर्टेंस एक्शंस की है। तो यहाँ पर इन्होंने कहा है कि एक्शंस जो है, गतिविधियाँ हैं, करके देखो पहले किसी चीज़ को। आइडिया दिमाग में लाने से काम नहीं चलेगा, पहले उसे करो, करके बताओ कि ये सिद्ध कर सकते हो या नहीं। जब वो उपयोगी दिखाई देगा तभी हम उसे एक्सेप्ट करेंगे। फिर है इंपॉर्टेंस ऑफ मैन पावर। ठीक है, जनशक्ति में इनका बहुत ज़्यादा बिलीव था। तो इन्होंने कहा कि इंसान ही जो है, जो उसके अंदर इन्नेट क्वालिटीज़ हैं, उनको डेवलप करके अपने प्रिंसिपल्स, अपने आइडियाज़, अपने एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू जो है कहीं ना कहीं सत्य की खोज कर सकता है। तो ये मैन पावर के ऊपर बिलीव करते थे। फेथ इन प्रेजेंट एंड फ्यूचर। ठीक है, अब देखो पास्ट को इन्होंने नकारा है। इन्होंने कहा पास्ट जो है वो बीत गया, उसके ऊपर रोने से कोई फायदा नहीं, उसके बारे में मत सोचो। किसके बारे में सोचो? एक तो अपनी करंट नीड्स के बारे में सोचो। आज जो उपयोगी है वही तुम्हारे लिए सही है, तुम्हें उसी को अपनाना है, और बदलते समय के साथ तुम उसके साथ बदल पाओ, इसके लिए तुम्हें फ्यूचर के लिए भी अपने आप को तैयार करना है। ठीक है, तो प्रेजेंट जो है, प्रेजेंट और फ्यूचर यानी वर्तमान और भविष्य के बारे में ये कहते हैं, और जो आपका पास्ट है उसको ये कहते हैं कि पास्ट के बारे में सोचना छोड़ दो, पास्ट के बारे में हमें नहीं सोचना। अपोजिशन टू सोशल कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस, अब ये भी हमारे क्या हुए? ये भी पास्ट से ही निकल के आ रहे हैं, हमारे जो पहले के ज़माने के रीति रिवाज वगैरह चले आ रहे हैं। अब इनका मानना तो क्या था? वो करो जो आज उपयोगी है। जो रीति रिवाज वगैरह जो चली आ रही हैं, अगर वो आज के समय में काम की ही नहीं है, कुछ उपयोगी नहीं है, तो फिर उनको क्यों मानना है? तो ये उसको नकारते थे। और रियलिटी स्टिल इन मेकिंग, जो यथार्थ है या जो हमारे सामने आज दिख रहा है, वो चीज़ें अभी भी आगे की ओर अग्रसर है, अभी भी बन रही हैं। जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल किसका दिया था अभी, कि पहले अर्थ को मानते थे कि वो जो है हमारे सोलर सिस्टम का सेंटर है, ब्रह्मांड का सेंटर है, लेकिन ऐसा था नहीं। एडवांसमेंट्स हुए तो उससे पता चला सन जो है वो सोलर सिस्टम के सेंटर में है। तो ये क्या कह रहे हैं कि सत्य जो है या रियलिटी जो है वो बदलती रहती है। जैसे जैसे एडवांसमेंट्स आती जाएंगी वैसे वैसे क्या होगा, चीज़ें और हमारे सामने क्लियर होती जाती हैं। ठीक है, ऑप्टिमिस्टिक एटीट्यूड है, आशावादी दृष्टिकोण है इनका भविष्य को लेकर। इनका मानना ये था कि जो भविष्य है ना वो वर्तमान से भी सुनहरा होगा, क्योंकि
लगातार डेवलपमेंट हो रहा है, विकास चलता ही रहेगा, तो भविष्य जो है वो वर्तमान से ज़्यादा सुनहरा होगा। फिर फेथ इन प्लूरलिज्म, ठीक है। अब देखो फेथ की बात जब हो रही है कि ये किस चीज़ में विश्वास करते थे, जैसे हम नेचुरलिज्म की बात कर रहे हैं तो उन्हें क्या लगता था, अल्टीमेट एग्जिस्टेंस किसकी है, प्रकृति की है और हमें प्रकृति में ही विलीन हो जाना है। अगर हम आइडियलिज्म की बात करते हैं तो अल्टीमेट उन्होंने एग्जिस्टेंस किसकी बताई है, ईश्वर की, कि भाई ईश्वर ही सब कुछ है और हमें अंततः ईश्वर तक ही पहुँचना है। लेकिन यहाँ पर वहाँ पर देखिए एक एक चीज़ को ही बोला गया, लेकिन यहाँ प्लूरलिज्म की बात की है। प्लूरलिज्म का कहने का मतलब क्या है, बहुलवाद में आस्था थी। बहुलवाद क्यों कह रहे हैं हम, यहाँ तो किस में बिलीफ है, सत्य में, ट्रुथ में, और इनके हिसाब से सत्य एक नहीं है, सत्य कई सारे हो सकते हैं, सत्य बहुत हैं, तो इसीलिए ये प्लूरलिज्म को फॉलो करते हैं, क्योंकि बहुत तरह के सत्य हो सकते हैं, तो इनमें बहुलवाद में आस्था देखी जाती है। इसके अलावा फेथ इन फ्लेक्सिबिलिटी, क्योंकि इन्होंने कहा है कि कोई चीज़ हमेशा निश्चित नहीं रहती, चीज़ें जो हैं समय के साथ परिवर्तित होती रहती है, जैसे जैसे हमारे सामने सिचुएशन आती है हमें उसके अनुसार अपने आप को ढालना होता है। तो इन्होंने फ्लेक्सिबिलिटी, लचीलेपन के ऊपर जोर दिया है। इन्होंने कहा है कि हमें हमेशा फ्लेक्सिबल होना चाहिए, कोई चीज़ हमेशा के लिए निश्चित नहीं है। तो ये इनके बेसिक प्रिंसिपल्स थे। अब हम बात करते हैं कि प्रैग्मेटिज्म एजुकेशन में कैसे आया है। तो देखिए प्रैग्मेटिज्म को एजुकेशन में लाने का जो श्रेय है वो दो लोगों को दिया जाता है मेनली, एक तो विलियम जेम्स और जॉन डीवी, ठीक है। इसीलिए हमने जॉन डीवी के बारे में क्या पढ़ा था, फादर ऑफ प्रैग्मेटिज्म इन एजुकेशन, ठीक है। तो जॉन डीवी क्या कहते हैं कि रियल वैल्यू ऑफ अ थिंग लाइज इन यूटिलिटी ऑफ ह्यूमन वेलफेयर। जो मानव आपका कल्याण है उसमें जो चीज़ आपकी कंट्रीब्यूट कर रही है, योगदान दे रही है, वही चीज़ सत्य है, वही चीज़ रियल है, वही चीज़ यथार्थ है। इसीलिए एजुकेशन भी कैसी होनी चाहिए, ये यूजफुल होनी चाहिए, उपयोगी होनी चाहिए, पर्पसफुल होनी चाहिए, जो जन कल्याण में योगदान दे, ठीक है, प्रोग्रेस को बढ़ावा दे, प्रगतिशील हो, ऐसी होनी चाहिए शिक्षा। अब इन्होंने कहा कोई एक शिक्षा प्रक्रिया जो है वो हमेशा नहीं चल सकती। देखिए आज भी आप देखिए, आप हिस्ट्री पढ़ते होंगे, आप हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ एजुकेशन, आपने देखा होगा कि शिक्षा जो है कितने चरणों से होकर गुजरी है, कितना उसमें बदलाव आया, गुरुकुल परंपरा थी, उसके बाद यानी क्या क्या यहाँ पर चेंजेस आते गए हैं। तो देखिए यहाँ पर एजुकेशन प्रोसेस को ये कहते हैं कि हम इसे एक फाइनल नहीं बता सकते कि जो हर समय में यूजफुल रहेगी, इसमें चेंजेस लाने पड़ते हैं और सिर्फ वही एजुकेशनल प्रोसेसेस आगे सर्वाइव कर सकते हैं जो फ्लेक्सिबल हो और जो चेंजिंग नीड्स हैं सोसाइटी के, जैसे जैसे समाज में परिवर्तन आ रहा है उनके अनुसार खुद को भी ढाल लें, वही एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स आगे बढ़ेंगे, वही एजुकेशनल प्रोसेसेस आगे बढ़ेंगे, ठीक है। ये इनका मानना था। अब दिस बिलीफ ऑफ प्रैग्मेटिज्म क्लियरली शोज दैट एजुकेशन इज नॉट द डायनेमिक साइड ऑफ फिलॉसफी। हमने क्या पढ़ा था, एजुकेशन इज द डायनेमिक साइड ऑफ फिलॉसफी। हमने क्या देखा था कि जो एजुकेशन और फिलॉसफी है वो एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, लेकिन फिलॉसफी को आगे बढ़ाने का कार्य कौन कर रही है, शिक्षा कर रही है। लेकिन इन्होंने कहा ऐसा नहीं है, दरअसल फिलॉसफी को हम एजुकेशन के जरिए ही, मतलब पूरी फिलॉसफी जो है वही हमें एजुकेशन के थ्रू समझ में आ रही है, ठीक है। फिलॉसफी असल में शिक्षा का सिद्धांत है, जनरल सेंस। अब देखिए इन्होंने क्या क्या बताया है, एजुकेशन एज लाइफ। इन्होंने कहा है जो जीवन है ना वही शिक्षा है। जैसे तुम जीवन में जी रहे हो, जो जो चीज़ें तुम सीख रहे हो, जो तुम्हें रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस हो रहे हैं, वही तुम्हारी शिक्षा है। तो शिक्षा जो है इन्होंने जीवन से जोड़ दिया। इन्होंने कहा पूरी लाइफ ही, पूरा जीवन ही तुम्हारा शिक्षा है, जिसमें तुम एक्टिविटी कर रहे हो, प्रयोग कर रहे हो, रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस गेन कर रहे हो। फिर एजुकेशन एज अ ग्रोथ में अगर हम देखें तो ये कहते हैं कि एजुकेशन विल बी यूजफुल इफ इट ब्रिंग्स अबाउट द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल एज वेल एज सोसाइटी। एजुकेशन को हम कब उपयोगी बताएंगे, जब वो किसके लिए हित लेकर आएगी या विकास लेके आएगी, एक इंडिविजुअल के लिए भी और साथ ही साथ सोसाइटी यानी समाज के लिए भी, ठीक है। अगर हम एजुकेशन एज अ सोशल प्रोसेस देखें तो यहाँ पर जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ये मानते हैं कि इंसान क्या है, सोशल बीइंग है। तो इंसान में जितनी भी प्रोपेंसिटीज़ है, जो भी उसके अंदर गुण हैं, उन सबका विकास किस में होगा, समाज में रहकर ही होगा। इसीलिए एजुकेशन जो है वो कहाँ होगी, थ्रू द मीडियम ऑफ सोसाइटी। जब व्यक्ति या बच्चा जो है समाज में रह रहा है, अंतःक्रिया कर रहा है, इंटरैक्ट कर रहा है, बात कर रहा है, गतिविधि कर रहा है, उसी दौरान उसकी शिक्षा हो रही है। तो सोसाइटी मीडियम है बच्चे को शिक्षा देने का। फिर इन्होंने कहा है कि एजुकेशन अ कंटिन्यूअस रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ एक्सपीरियंसेस।
क्या हो रहा है, लगातार हमारे अनुभवों का पुनर्निर्माण हो रहा है। ऐसा नहीं है कि हमने एक जो चीज़ सीख ली वो हमेशा के लिए क्या हो गई है, फिक्स हो गई है। लगातार चीज़ें चेंज होती रहती है। अपनी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करते हैं, बहुत सारे एक्सपीरियंसेस हमें होते हैं और उसी के दौरान हम बहुत सारी चीज़ों को सीखते जाते हैं। हो सकता है हमने कोई काम को करने का तरीका पहले कुछ सीखा हो, लेकिन आज हम क्या करेंगे, उसको रीस्ट्रक्चर करेंगे, फिर से उसका पुनर्निर्माण करेंगे और नए तरीके से उसको करेंगे। तो रीस्ट्रक्चरिंग कंटिन्यूसली होती रहती है एजुकेशन में। और एजुकेशन द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ स्टेट। इन्होंने कहा है भाई एजुकेशन पाना या फिर शिक्षित होना हर एक का बर्थ राइट है, जन्म सिद्ध अधिकार है। और हो सकता है बहुत सारे लोग ऐसे हों जो शिक्षा प्राप्त ना कर पाते हों, आर्थिक व्यवस्था उनकी प्रॉब्लम हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। तो इसलिए जो राज्य है, जो स्टेट है, स्टेट यहाँ पे किसके लिए स्टैंड कर रहा है, मतलब जो हमारा देश है, जो भी गवर्नमेंट है वहाँ पे काम करती है, उसकी जिम्मेदारी बनती है कि शिक्षा को हर व्यक्ति तक पहुँचाए। ठीक है, एम्स ऑफ एजुकेशन देखेंगे। अब देखिए इन्होंने तो कहा है कि समाज बदल रहा है, वक्त बदल रहा है, कोई भी एक सत्य हमेशा नहीं रहता, तो फिर इन्होंने कोई निश्चित एम्स ऐसे दिए नहीं है। इनका कहना है जैसे जैसे परिवर्तन आता जाता है, समय के साथ साथ शिक्षा के उद्देश्य, शिक्षा के जो लक्ष्य हैं वो भी परिवर्तित होते रहते हैं। फिर भी अगर हम एक ब्रॉड क्लासिफिकेशन देखना चाहें या फिर हम देखें कि किस तरीके से ये अगर ऊपर से क्या बता सकते हैं, तो सोशल एफिशिएंसी, क्योंकि समाज में जो है बच्चे का विकास होना है तो बच्चा सोशली एफिशिएंट होना चाहिए, सामाजिक दक्षता बच्चे के अंदर होनी चाहिए, समाज में कैसे इंटरेक्ट करना है, कैसे बातचीत करनी है, कैसे गतिविधि करनी है, तो ये सब चीज़ें उसे आनी चाहिए। मोर एंड मोर एजुकेशन एंड कंटिन्यूड ग्रोथ। अब देखिए अधिक से अधिक शिक्षा, अधिक से अधिक शिक्षा कहने का मतलब क्या है, ये नहीं कि बस बैठे हो कि उसे पढ़ाते रहो, लेकिन जैसे जैसे वो क्या कर रहा है, अपने लाइफ के एक्सपीरियंसेस को फेस कर रहा है, उसकी नॉलेज बढ़ती जा रही है। ठीक है, तो मोर एंड मोर एजुकेशन और कंटिन्यूड ग्रोथ, निरंतर उसकी जो वृद्धि है वो हो रही है। अडेप्टेशन टू एनवायरनमेंट, शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जो उसे उसके वातावरण के साथ सामंजस्य बिठाने में मदद करे। और हार्मोनियस डेवलपमेंट, जितनी भी बच्चे के अंदर गुण हैं उनका हमें इस तरीके से विकास करना है कि वो अपने एनवायरनमेंट के साथ अनुकूलता बिठा पाए, हार्मोनियस डेवलपमेंट। अब करिकुलम की बात करते हैं, पाठ्यक्रम। तो देखिए यहाँ पर इन्होंने करिकुलम डेवलपमेंट में क्या बताया कि हमें ये प्रिंसिपल्स फॉलो करने चाहिए। क्या क्या होना चाहिए, प्रिंसिपल ऑफ यूटिलिटी, मतलब जो पाठ्यक्रम बच्चों को पढ़ाया जा रहा है स्कूलों में वो उनके उपयोग का होना चाहिए। प्रिंसिपल ऑफ इंटरेस्ट, बच्चे की रुचि के अनुसार होना चाहिए। प्रिंसिपल ऑफ एक्सपीरियंस, यानी जो भी चीज़ें बच्चा सीखे वो अनुभव करके सीखे, एक्टिविटी सेंटर्ड होना चाहिए। और एकीकरण का सिद्धांत, मतलब हर चीज़ को एक यूनिट के रूप में पढ़ाइए, सब्जेक्ट्स को रिलेट कीजिए। ऐसा नहीं है कि एक नॉलेज है दूसरे से बिल्कुल रिलेट नहीं हो रही, इंटीग्रेटेड वे में पढ़ाओ, क्योंकि आपको बच्चे का संपूर्ण विकास करना है एक इंटीग्रेटेड वे में। तो करिकुलम देखिए कैसा होना चाहिए, इन्होंने कहा है एक्सपीरियंस करिकुलम, यानी कि बेसिकली क्या है, एक्टिविटी सेंटर्ड होना चाहिए। फिर यूटिलिटी एज द प्राइम मूवर इन डिटर्मिनेशन ऑफ कैरियर, यानी कि यूटिलिटेरियन करिकुलम का मतलब क्या है, ऐसा करिकुलम, ऐसा पाठ्यक्रम जो उसके लिए उपयोगी हो, जो उसे फर्दर कैरियर में भी हेल्प करे। ठीक है, बेसिकली वोकेशनल आप ले सकते हैं कोर्सेज। असाइन ड्यू प्लेस टू इंटरेस्ट ऑफ चाइल्ड, बच्चे की रुचि के अनुसार हो। प्रोवाइड्स प्रॉब्लम सॉल्विंग एक्टिविटीज, कैसी समस्या समाधान वाली गतिविधियां जो हैं बच्चे को दी जानी चाहिए। इंटीग्रेटेड सब्जेक्ट होने चाहिए, स्टैटिक नहीं होना चाहिए, गतिशील होना चाहिए, डायनेमिक होनी चाहिए चीज़ें, ये नहीं कि बस एक ही जगह पर बैठाकर कोई जो पुरानी आपकी नॉलेज या ज्ञान वाली चीज़ें उसके अंदर भरे जा रहे हैं। फिर इंक्लूड पर्पजिव, उद्देश्यपूर्ण होना चाहिए, प्रोडक्टिव होनी चाहिए, सोशलाइज्ड एक्टिविटीज़। ठीक है, कैसी एक्टिविटीज, समाज में बच्चा जो है वो गतिविधियां कर करके सीखे। तो ये चीज़ें जो है आपको ध्यान में रखनी है। डायनेमिक, स्ट्रेस ऑन सब्जेक्ट एंड जैसे स्टडीज़ लाइक फिजिकल ट्रेनिंग, हाइजीन, सोशल साइंस, मैथ, साइंस, इस तरह के सब्जेक्ट के ऊपर इन्होंने एम्फेसाइज करने की बात कही है। मेथड्स ऑफ टीचिंग में देखेंगे। अब देखो मेथड्स ऑफ टीचिंग में भी क्या आ जाएगा इनका, सबसे पहले तो इन्होंने कहा है क्रिएटिव एक्टिविटीज़ होनी चाहिए, रचनात्मक गतिविधियाँ होनी चाहिए। लर्निंग बाय डूइंग, करके सीखने का सिद्धांत जो है उसका पालन होना चाहिए। इसका मतलब जो भी बच्चे को आप सिखा रहे हो बच्चा एक्टिविटी के थ्रू सीखे। पर्पजिव प्रोसेस ऑफ लर्निंग, मतलब एक बच्चे को कैसे सीखना है, जो भी उसके अंदर गुण हैं उसको एक निश्चित उद्देश्य को मानते हुए उन गुणों का विकास उस तरीके से उसे करना है। जैसे मान लो कोई बच्चा जो है अगर किसी एक पर्टिकुलर एक्टिविटी में, स्कल्पचरिंग में बहुत अच्छा है, तो अब क्या करो, उसका उद्देश्य क्या होना चाहिए, अगर मुझे इसी में करियर बनाना है तो उसी तरह की शिक्षा उसको प्रोवाइड की जाए। फिर है प्रोजेक्ट मेथड। प्रोजेक्ट मेथड बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रैग्मेटिज्म से निकल के आता है, किसने दिया है, किलपैट्रिक ने दिया है। ठीक है, कई जगह आपको जॉन डीवी का नाम मिलेगा, फर्दर इसका डेवलप जो है किलपैट्रिक ने किया है। अ प्रोजेक्ट इज अ होल हार्टेड पर्पसफुल एक्टिविटी कैरीड आउट इन अ सोशल एनवायरनमेंट, इस डेफिनेशन को भी याद कर लीजिएगा। ठीक है, प्रोजेक्ट मेथड क्या है आपका, ये क्या होती है, एक ऐसी एक्टिविटी है जिसका कोई पर्पस होना चाहिए, कोई उद्देश्य होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर बच्चों के सामने कोई प्रॉब्लम रखी जाती है और प्रॉब्लम कैसी होनी चाहिए, रियल प्रॉब्लम होनी चाहिए जो इस समय
चल रही हो या फिर मतलब समाज में वो व्याप्त ऐसी कोई परेशानी हो, उससे डील करती हुई प्रॉब्लम होनी चाहिए। और जब बच्चा इसका सॉल्यूशन निकालता है तो वो समाज के लिए भी उपयोगी हो। ठीक है, फिर देखिए प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड, समस्या समाधान विधि, एक्सपेरिमेंटल प्रयोग करने की विधि है आपकी, लेबोरेटरी मेथड जहाँ प्रयोगशाला में सारे कार्य करके बच्चा सीखे, प्ले वे मेथड भी यहाँ से आप जोड़ सकते हैं इसका, और इंटीग्रेटेड लर्निंग। ठीक है, इसको आप हिंदी में भी देख सकते हैं, ये हिंदी में भी लिखे हुए हैं आपके। अब प्रैग्मेटिज्म के अनुसार शिक्षक कैसा होना चाहिए? देखिए शिक्षक क्या है? सहायक है, गाइड है, फिलोसफर, ठीक है, मार्गदर्शक है और दार्शनिक है। यहाँ पर शिक्षक का कार्य क्या है कि वो बच्चे के लिए, उसके नेचुरल डेवलपमेंट के लिए एक एनवायरनमेंट क्रिएट करके दे। आपको बैठाकर बच्चे को पढ़ाना नहीं है, उसके अंदर ज्ञान नहीं भरना है, आपको क्या करना है, बस उसे हेल्प करनी है। कहीं पे अगर वो फंस रहा है उसको आपको गाइड करना है, आपको उसके लिए एनवायरनमेंट क्रिएट करना है जहाँ पर वो खुद एक्टिविटी करके सेल्फ लर्निंग में इन्वॉल्व हो। टीचर पुट्स द चाइल्ड इन सच अ पोजीशन सो दैट ही लर्न्स टू क्रिएट न्यू वैल्यूज फॉर फ्यूचर। तो भविष्य के लिए नए आदर्शों को, नए मूल्यों का बच्चा विकास कर सके, इस तरह के एनवायरनमेंट में आपको बच्चे को रखना है। डिसिप्लिन देखेंगे कैसा है, प्रैग्मेटिज्म एंड डिसिप्लिन। तो यहाँ किस तरह के डिसिप्लिन की बात की गई है? यहाँ पर सोशल डिसिप्लिन और इमेंसिपेटरी डिसिप्लिन की बात की गई है। सोशल डिसिप्लिन मतलब सामाजिक अनुशासन और मुक्तिदायी अनुशासन। देखिए पनिशमेंट वगैरह देने की यहाँ पे बात नहीं की जाती। इनका कहना ये था कि स्कूल एक ऐसी जगह है जहाँ पर आप बच्चों के लिए बहुत सारी एक्टिविटीज़ अगर आप डिज़ाइन कर दो, बच्चा जो है जब वो कार्य में लगा है, जब वो अपना रूटीन फॉलो कर रहा है, तो वहाँ इनडिसिप्लिन की कोई जगह ही नहीं है। इनके हिसाब से इनडिसिप्लिन की कोई प्रॉब्लम एग्जिस्ट ही नहीं करती है। अगर आप बच्चे को सही वातावरण दो, सही आप उसे एक्टिविटीज़ दो जिसमें बच्चा इंडल्ज हो सके, आप सोसाइटी एक ऐसा सोशल एटमॉस्फेयर क्रिएट करो जहाँ पर बच्चा एक्टिविटीज़ में ही लगा हुआ है, तो वहाँ पर बच्चा इनडिसिप्लिन होगा ही नहीं। बच्चों को अनुशासित करने की बाहर से कोई आवश्यकता है ही नहीं, उसके अंदर स्वयं से अनुशासन आ जाएगा। तो बाहरी नियंत्रण को ये क्या करते हैं? अस्वीकार करते हैं। स्कूल कैसा होना चाहिए प्रैग्मेटिज्म के अनुसार? जॉन डीवी कहते हैं स्कूल क्या है? मिनिएचर सोसाइटी, समाज का एक छोटा स्वरूप है जहाँ पर बच्चा क्या करे, वहाँ पर एक छोटा समाज ही तो है। बच्चे का समाजीकरण कहाँ से शुरू होता है? पहले तो फैमिली होती है, लेकिन फैमिली मेंबर्स तो उसके बिल्कुल क्लोज वाले हैं। फिर जब बच्चा स्कूल जाना शुरू करता है तब वो कितने लोगों के कांटेक्ट में आ रहा है। तो स्कूल को क्या होना चाहिए? छोटा समाज का ही रूप होना चाहिए जहाँ पर बच्चे को इस तरह से तैयार किया जाए कि कल को जब उसे समाज में जाना है तो किस तरीके से उसे एक्ट करना है। ठीक है, तो लघु समाज है स्कूल। अब मेरिट्स की बात कर लेते हैं। हमने प्रैग्मेटिज्म पूरा देख लिया, तो मेरिट्स यहाँ से क्या क्या निकल के आती हैं। सबसे पहली बात तो यह है कि यहाँ पर चाइल्ड को इम्पोर्टेंस दी गई है। ठीक है, बच्चे को यहाँ पर महत्व दिया गया है क्योंकि उसके प्रयासों से ही उसे खुद सीखना है, खुद से गतिविधि करके सीखना है। एक्टिविटी सेंटर्ड लर्निंग की बात की गई है, तो बच्चे के व्यक्तित्व को यहाँ पर इम्पोर्टेंस दी गई है। सारी जो लर्निंग है वो भी किसके अकॉर्डिंग होनी चाहिए? बच्चे के इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। ठीक है, जहाँ बच्चे का इंटरेस्ट है उसी के अकॉर्डिंग जो है उसे पढ़ाया जाए, उसकी जो गुण है उनका विकास किया जाए। तो बच्चे को यहाँ पर महत्व दिया गया है। एम्फेसिस ऑन एक्टिविटी, गतिविधि पे जोर दिया गया है। जो चीज़ें हैं, पहले देखिए लेक्चर मेथड वगैरह ही चलते थे। प्रैग्मेटिज्म की बहुत बड़ी देन है ये कि इन्होंने जो एजुकेशन सिस्टम है उसमें एक कहीं ना कहीं बहुत बड़ा परिवर्तन ये लेकर आए हैं। ठीक है, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, लर्निंग बाय डूइंग, ये सारी चीज़ें इन्हीं के वहाँ से आई हैं। फिर फेथ इन अप्लाइड लाइफ, ठीक है, प्रैक्टिकल लाइफ में बच्चे के लिए क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है उसके लिए आपको बच्चे को तैयार करना है। ठीक है, तो प्रैग्मेटिज्म एम्फेसाइजेस इन द प्रैक्टिकल लाइफ ऑफ चाइल्ड। तो एजुकेशन कैसी होनी चाहिए? जो बच्चे को फ्यूचर के लिए रेडी करे। इन्फ्यूजन ऑफ न्यू लाइफ इन एजुकेशन, देखिए शिक्षा में एक बिल्कुल नया जीवन डाल दिया है इन्होंने। प्रैग्मेटिज्म ने रेवोल्यूशनाइज किया है। कैसे किया है? न्यू कॉन्सेप्ट लेके आए हैं न्यू एजुकेशन सिस्टम के जरिए। प्रोग्रेसिव एजुकेशन, जिसे हम प्रगतिशील शिक्षा कहते हैं। इसके अलावा एक्टिविटी सेंटर्ड करिकुलम यानी गतिविधि आधारित जो पाठ्यक्रम है उसकी बात की है। तो बहुत सारी चीज़ें जो हैं यहाँ पर शिक्षा में जो आज भी हम बहुत ज़्यादा प्रयोग करते हैं ना, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन होनी चाहिए, प्रोग्रेसिव एजुकेशन होनी चाहिए, एक्टिविटी सेंटर्ड होनी चाहिए, वो सब आपकी प्रैग्मेटिज्म से निकल के आएंगे। फिर सोशल एंड डेमोक्रेटिक एजुकेशन की बात ये करते हैं क्योंकि बच्चे को जो बाद में रहना है वो समाज के साथ ही रहना है, तो इसीलिए बच्चे को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, अपनी ड्यूटीज़, अपने राइट्स पता होने चाहिए। इसके लिए प्रैग्मेटिज्म इन्फ्यूजेस इन अ चाइल्ड स्पिरिट ऑफ फ्रीडम, इनिशिएटिव, इक्वालिटी एंड ऑल्सो अ सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। बेसिकली उसके अंदर हमें डेमोक्रेटिक वैल्यूज, सोशल वैल्यूज वगैरह इनकलकेट करनी है। सामाजिक मूल्य और प्रजातांत्रिक मूल्य उसके अंदर हमें डालने हैं। प्रोग्रेसिव
एंड ऑप्टिमिस्टिक एटीट्यूड, मतलब प्रगतिशील, जैसे जैसे समाज में परिवर्तन आ रहा है वैसे वैसे ये क्या कर रहे हैं, अपने सोच में भी डेवलप कर रहे हैं। और साथ ही साथ आशावादी दृष्टिकोण, जैसा कि मैंने आपको बताया था ना कि ये क्या मानते हैं कि भविष्य जो है वो वर्तमान से भी ज़्यादा सुनहरा होगा, जैसे जैसे एडवांसमेंट्स आते जाएंगे वैसे वैसे कहीं ना कहीं हम और प्रगति करते जाएंगे। तो इनका मानना ये था कि जो हमारा बेसिकली होल ह्यूमन मैनकाइंड है उसके कल्याण के लिए हमें क्या करना है, आगे बढ़ते जाना है, और इसीलिए ये क्या रखते हैं, भविष्य के लिए क्या रखते हैं, आशावादी दृष्टिकोण रखते हैं। और कंस्ट्रक्शन ऑफ प्रोजेक्ट मेथड, जो प्रोजेक्ट मेथड है किलपैट का दिया हुआ, ये आपका इसी की देन है। ये थे आपके मेरिट्स। अगर हम डीमेरिट्स की बात करें तो देखेंगे यहाँ पर डीमेरिट्स क्या क्या रहे हैं प्रैग्मेटिज्म के। सबसे पहले आ रहा है नो प्री डिटरमाइंड एम्स ऑफ एजुकेशन, क्योंकि ये किसी एक सत्य में तो मानते नहीं, इनके हिसाब से समय के साथ साथ क्या होते हैं, लक्ष्य परिवर्तित होते हैं, तो शिक्षा के भी कोई हम निश्चित एम्स यहाँ पर नहीं रख सकते। तो शिक्षा का कोई पूर्व निर्धारित उद्देश्य नहीं है। अपोजिशन ऑफ प्री डिटरमाइंड आइडियल्स एंड वैल्यूज, क्या करते हैं, पहले से पूर्व निर्धारित जो आदर्श हैं, जो मूल हैं, उनका ये विरोध करते हैं कि पूर्व निर्धारित आदर्श व मूल्य कुछ नहीं होते, समय के साथ साथ सत्य परिवर्तित होता रहता है, तो हमें समय के साथ साथ नए मूल्यों का विकास करना पड़ता है। अपोजिशन टू इटर्नल ट्रुथ, एक एब्सोल्यूट ट्रुथ कि एक ही ईश्वर है या कोई एक आत्मा है हमारे अंदर, इस तरह के किसी भी आदर्श या मूल्य का ये विरोध करते हैं। ऑपोजिशन ऑफ इंटेलेक्चुअलिटी, बौद्धिकता का विरोध करते हैं, क्योंकि देखिए हम आइडियलिज्म में भी देख रहे थे ना कि वहाँ इंटेलेक्चुअलिटी पर बहुत ज़्यादा फोकस किया गया था, क्योंकि हम जो है जो दिव्य ज्ञान की बात वहाँ पे हो रही थी ना कि एक स्पिरिचुअल वर्ल्ड है, उसको एक आध्यात्मिक जगत है, उसको हम कैसे देख पाएंगे, हम इन अपने फिजिकल आई से नहीं देख सकते। इस मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड के बाहर की जो दुनिया है उसके लिए हमारी सोच, हमारी बौद्धिकता बहुत उच्च कोटि की होनी चाहिए, तो इसलिए वहाँ पर उस पर ज़्यादा जोर दिया जाता। देखिए इन्होंने कहा था नहीं, जो इनके हिसाब से तो आपको सिर्फ वही ज्ञान अर्जित करना चाहिए जो आपके लिए उपयोगी है, सारी चीज़ों की नॉलेज आपको होना आवश्यक नहीं है, जो आपकी नीड्स को सेटिस्फाई कर रहा है, जो आपके लिए उपयोगी है, बस उतना सीखो। तो अननेसेसरी इंटेलेक्चुअलिटी या बौद्धिकता का ये क्या करते हैं, विरोध करते हैं, इस पर ज़्यादा जोर नहीं देते। नेगेशन ऑफ स्पिरिचुअल वैल्यूज, ठीक है, यानी कि जो आध्यात्मिक मूल्य हैं उनका ये विरोध करते हैं। इनका मतलब ग्रेटर इंपॉर्टेंस दे रखी है इन्होंने, जो पदार्थ जगत है उसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी है कि एक आध्यात्मिक जगत है, स्पिरिचुअल वर्ल्ड है, ईश्वर है, हमें वहाँ तक पहुँचना है, इन सब चीज़ों को ये नहीं मानते। फिर देखिए नेगेशन ऑफ पास्ट, पास्ट को नहीं मानते ये, ठीक है, जबकि पास्ट भी क्या होता है, हमारी मिस्टेक्स से हमको लर्न करने के लिए एक अच्छा तरीका होता है कि अगर हमने पास्ट में कुछ मिस्टेक्स किए तो हम उसे सीख कर हम आगे सुधार सकते हैं, लेकिन ये इस चीज़ को नहीं मानते। इन्होंने कहा है बस आज की बात करो और भविष्य के बारे में सोचो। फिर देखिए कंडेम्पशन ऑफ फॉर्मल एजुकेशन, जो पहले ज़माने में शिक्षा दी जाती थी, क्लासरूम में बिठाया, शिक्षक बोल रहा है, लेक्चर मेथड से पढ़ा रहे हैं, बच्चे के अंदर ज्ञान भरे जा रहे हैं, कह रहे उसकी आवश्यकता नहीं है। फॉर्मल एजुकेशन जो औपचारिक शिक्षा है ना, इसका विरोध करते थे। भाई आज की जो शिक्षा है वो बच्चे के अकॉर्डिंग होनी चाहिए, बच्चे के अनुरूप होनी चाहिए, उसकी रुचि के अनुसार होनी चाहिए, जिस चीज़ की उसे ज़रूरत है बस उतना उसे सिखाओ। फिर देखेंगे ऑपोजिशन ऑफ मोनिज्म, यानी प्लूरलिज्म में ये विश्वास करते थे, क्योंकि सत्य इनके हिसाब से अनेक हैं, तो ये किसी एक ईश्वर या एक किसी चीज़ के ऊपर विश्वास अपना बनाकर नहीं रखते। डिफिकल्टी इन कंस्ट्रक्शन ऑफ करिकुलम, अगर हम इनके अकॉर्डिंग चलें तो थोड़ा बहुत जो हमारा पाठ्यक्रम होगा उसको पूरा बनाने में हमें थोड़ी सी कठिनाई महसूस होगी, क्योंकि हर चीज़ जो है एक्टिविटी सेंटर्ड नहीं हो सकती, हर चीज़ को गतिविधि से नहीं पढ़ाया जा सकता। फिर प्रैग्मेटिज्म इज़ अ मेथड ओनली, ये देखिए आपका विलियम जेम्स ने भी कहा था कि ये कोई स्कूल ऑफ फिलॉसफी नहीं है, ये तो बस एक तरीका बता रहे हैं, ठीक है, क्योंकि इन्होंने भी क्या बताया, जो नई प्रॉब्लम्स इनके सामने आई थी उसको सॉल्व करने का इन्होंने एक नया तरीका बता दिया, एक नई सोच विकसित कर ली। तो ये मानते हैं कि प्रैग्मेटिज्म तो बस एक तरीका, एक विधि है, ये कोई स्पेसिफिक कोई फिलॉसफी नहीं है, ठीक है। तो ये एक इसका डीमेरिट है। तो देखिए ये था हमारा प्रैग्मेटिज्म वाला टॉपिक। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।